नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। खुद को मुसलमानों का हिमायती साबित करने में जुटे पाकिस्तान के सीडीएफ आसिम मुनीर की बात करें, जिन्होंने अब गाजा के मुसलमानों के खिलाफ न केवल कदम बढ़ाया बल्कि खबर यह है कि उन्होंने अपना भाईचारा बेच ही दिया है। जी हां, इस खबर के बाद में पाकिस्तान के लोगों में कैसी प्रतिक्रियाएं हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आसिम मुनीर वो कौन सा फैसला ले रखे हैं जिसकी वजह से अब ये कहा जाए कि उनकी खुद की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। पाकिस्तान ने गाजा में प्रस्तावित इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी आईएसएफ में लीडरशिप की जिम्मेदारी मांगी है और खबर है कि पाकिस्तानी सेना ने हमास से हथियार छीनने जा रही आईएसएफ में शामिल होने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। और शर्तें क्या हैं, आप जब उन शर्तों को समझेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे और उससे पता चलता है कि पाकिस्तान का जो दोगला रवैया है वो किस तरह का है। दरअसल सूत्रों का बड़ा दावा है कि पाकिस्तान ने आईएसएफ की यानी कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की कमान संभालने की बात कही है। पाक सेना के सीनियर जनरल को दिए जाने की मांग रखी है। साथ ही अमेरिका से लंबे समय तक आर्थिक समर्थन की मांग भी पाकिस्तान ने की है। अमेरिका और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी लगातार संपर्क में हैं। इस दौरान आईएसएफ के गठन और कामकाज को लेकर चर्चा भी की जा रही है। आईएसएफ के नियमों और गठबंधन को लेकर जल्द ही एक बैठक भी होने जा रही है जिसमें आसिम मुनीर और अमेरिका कमांडर्स शामिल हो सकते हैं। अब पाकिस्तान के सीडीएफ आसिम मुनीर का ये जो कदम है, पाकिस्तान में ही उसका विरोध शुरू हो चुका है। कराची में कुछ समय पहले ही पाकिस्तान के शीर्ष धार्मिक और राजनीतिक नेताओं की बैठक हुई जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान सरकार गाजा में पाक सेना की तैनाती का विरोध करे। तय किया गया कि हमास को निहत्था करने के लिए पाकिस्तान को सेना नहीं भेजनी चाहिए और इस संबंध में किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकना चाहिए। ये जो बैठक हुई उसमें कहा गया कि फिलिस्तीन की आज़ादी का समर्थन करने हर मुसलमान का फर्ज है, उसका समर्थन करना हमारा फर्ज है। अब आप ये भी जरा समझिए कि आसिम मुनीर की मुश्किलें किस रूप में बढ़ती हैं। इस बीच खबर यह आई है कि पाकिस्तान की सेना में ही मुनीर के खिलाफ अब सर फुटव्वल होने लगा है। शायद यही वजह है कि मुनीर को पाक सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को सख्त चेतावनी तक देनी पड़ी। अब रावलपिंडी में सैन्य मुख्यालय में कोर कमांडर्स का सम्मेलन हुआ। इस दौरान सीडीएफ मुनीर ने कहा कि देश और सशस्त्र बलों के बीच में आपसी समझ अहम होती है। मतभेद बंटवारा देश को खोखला कर सकता है। खबर है कि मुनीर ने अपने संबोधन में आतंकवाद और कट्टरपंथ को बड़ा खतरा बताया। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप ये समझिए कि अब फिलिस्तीन को लेकर जिस तरह से हमेशा से पाकिस्तान का स्टैंड पूरी तरह से क्लियर रहा है, वो फिलिस्तीन के एक स्वतंत्र राज्य के होने में हमेशा समर्थन करता रहा है, हमास का हमेशा समर्थन करता रहा है और इजराइल को कभी मान्यता पाकिस्तान की तरफ से दी ही नहीं गई। हमास को जिस तरह से कहा जाए कि उसका समर्थन और मोसाद या फिर इजराइल को काफिर तक कहा गया और ये स्पष्ट किया जाता रहा कि इजराइल को तमाम खासतौर से पाकिस्तानी हो या पाकिस्तान के समर्थक हो, पाकिस्तान की सेना, नेता या फिर यहाँ की आवाम इजराइल को हमेशा से विरोध और दुश्मन के तौर पर देखती रही और हमेशा फिलिस्तीन को अपने भाइयों के तौर पर, वहाँ के मुसलमानों को अपने भाइयों के तौर पर देखती रही। लेकिन समझिए किस तरह से आसिम मुनीर ने पहले पाकिस्तान को बेचा और अब जनता का भरोसा भी तोड़ दिया और अब अपने उन्हीं भाइयों को दगा देते हुए नजर आते हैं आसिम मुनीर। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने अमेरिका से लंबे वक्त तक मदद की भी मांग रखी है और ये स्पष्ट कहा है कि अगर वो अपने भाइयों का खून बहाने के लिए तैयार हैं तो अमेरिका उन्हें लंबे वक्त तक मदद दे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो ये इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है उसकी कमान खुद आसिम मुनीर चाहते हैं कि पाकिस्तान के हाथ में हो। इस पूरी कवायद को लेकर वो ये स्पष्ट कर चुके हैं। तो इसके आप ये मायने समझिए कि फिलिस्तीन को पूरी तरह से खत्म करेंगे अब खुद आसिम मुनीर के प्यादे और किसकी आंखों में बड़े बन जाएंगे, अमेरिका की। करेंगे इसके हर पहलू पर चर्चा, लेकिन बड़े सवाल है क्या गाजा में सेना भेजकर यूएस का करीबी बनना चाहता है पाकिस्तान? क्या मौलानाओं का विरोध पाक में बढ़ते असंतोष का सबूत नहीं है?
क्या पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति नहीं बन रही है? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जो लोगों के जहन में करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में मौजूद है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल मनोज कुमार मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। भू राजनीतिक विश्लेषक रिटायर्ड कर्नल संजीव मलिक जी मेरे साथ में मौजूद हैं। पाकिस्तान से पत्रकार हुसैन जावेद मेरे साथ में मौजूद हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं लेकिन चर्चा की शुरुआत हुसैन जावेद आप ही से रखने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी इन सारी चीज़ों को छोड़ते हुए मुझे ये ज़रा बताइए कि अभी तक 2025 के दिसंबर या फिर ये कहा जाए कुछ समय पहले तक, मैं तो बोली 2025 भी हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मार्च में जब एक प्रतिनिधि मंडल इजराइल गया था या फिर हमास वहां पर जिस तरह से बाकायदा ये देखा गया था, हमास ने जिस जगह पर बम गिराए थे या फिर हमला किया था उस जगह का दौरा कर कर आए थे और उसका भी एक बड़ा विरोध का सामना करना पड़ा और उस पर सरकार को लीपापोती करनी पड़ी। तो मुझे लगता है कि कुछ समय पहले तक जो पाकिस्तान का स्टैंड फिलिस्तीनियों के साथ में था वो क्या था? जी मैम, सबसे पहले आपका शुक्रिया और जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, आपका सारा इंट्रो सुनने के बाद जो पहला इंप्रेशन मुझे मिला कि शायद हम जो है मुकम्मल तौर पे कल तक हम फ़लस्तीनियों की हिमायत कर रहे थे, आज हम उनकी निगाह में जीरो बन चुके हैं, जबकि अभी हमने इस आईएसएफ में पार्टिसिपेट भी नहीं किया। और हमने क्या आईएसएफ हुसैन जावेद जी, मैं आपको दुरुस्त कर दूं, कुछ समय पहले आपकी और मेरी चर्चा हो रही थी, उस दौरान अगर आप यहाँ पर जो अमेरिका की तरफ से बयान का अगर आप यहाँ पर हवाला देने की कोशिश करें तो उसके बाद में भी ये स्पष्ट किया जा चुका था पाकिस्तान की भी तरफ से कि वो इस आईएसएफ का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो मैं इसको ज़रूर यहाँ पर दुरुस्त कर दूँ कि अगर आप ये कह रहे हैं कि अभी बने भी नहीं हैं, अरे अब तो ये भी बातें सामने आ गई हैं कि वो आईएसएफ की कमान जो है वो पाकिस्तान के हाथ में लेना चाहते हैं। जी नैना जी, बिल्कुल आपने अपना मौक़िफ़ सामने रखा। मैं अपनी बात करता हूँ। देखें, पहली बात है, इंडियन मीडिया पे हमने सुना कि हमारे 3500 लोग वहां पे जा रहे हैं। इंडियन मीडिया पे हमने सुना कि हमारे एक एक सिपाही को इतने डॉलर तनख्वाह दी जाएगी। इंडियन मीडिया पे ही सुना कि हमने मनोन ये मंसूबा जो है मुकम्मल तौर पे कबूल भी कर लिया। हालांकि बात ये कि अगर आप रोबियो की स्टेटमेंट देखें, जो मैंने आपके पिछले शो में भी कहा था, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की शुक्रगुजार हैं कि उसने गौर करने के लिए वक्त मांगा है, कि वो उस पर गौर करेगा। ये नहीं कहा है कि पाकिस्तान मान चुका है। और पाकिस्तान ने कब कहा है? मैम, आप मुझे कोई ऐसी स्टेटमेंट दिखाएं कि हम तो ऐसी आईएसएफ की कमांड भी चाहते हैं। अभी उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात हो रही है, उसका पूरा एक स्कोप अभी तय होना है। एक बाकायदा फलस्तीनी टेक्नोक्रेट अथॉरिटी बननी है जिसने उसको लेके चलना है। एक पीस बोर्ड बनना है जिसने सारे अमल को लेके चलना है, और उस पर कोई काम ही नहीं हुआ अभी तक। तो मैं समझता हूं अभी ये सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या सराइयां हैं। और आपने तो अपने इंट्रो में हमारी फौज के अंदर एक तरह का बगावत का तासुर भी दे दिया। मैं हैरान हूं कि हमें पाकिस्तान में बैठ के कोई इस बात की जानकारी नहीं कि हमारी फौज में एक कू भी होने वाला है। इस हवाले से तो मुझे तो बिल्कुल इस बात की समझ नहीं आ रही है। और एक और बात, आपने जिन मजहबी उलमा की बात की, तकी उस्मानी साहब का भी शायद आपने जिक्र किया, कुछ ऐसे उलमा है यहाँ पे, मौलाना फजल रहमान। देखें, फलस्तीन का जो मसला है हमारे लिए बहुत ज्यादा इमोशनल है। बीइंग मुस्लिम, हमने आज से नहीं 1967 से इसकी हिमायत की हुई है और हम बिल्कुल फलस्तीनियों के हक की बात करते हैं। और आपने ये एक बात आपने सही कही अपने इंट्रो में, इसराइल के लिए हमारे पास कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है और हम उनसे कोई ताल्लुकात ना हमारे हैं, ना हम उनसे डिप्लोमेटिक ताल्लुकात उस वक्त तक चाहेंगे जब तक 2 स्टेट सोल्यूशन होता नहीं है। तो हम आज भी बहुत क्लियर है इस चीज के ऊपर। और आखिरी बात, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को इस हवाले से जिस तरह बयान किया जा रहा है कि पता नहीं आईएसएफ जो है वो सारा पाकिस्तान ही बनाएगा और पता नहीं वो हमास को अपने सामने घुटने टेकने पे मजबूर कर देगा। आप ये तो सोचे, इस सारे अमल का जो असल सर है ना, वो ट्रंप और नेतन्याहू के हाथ में है। अभी तो बहुत सारी चीजें उन्होंने तय नहीं की कि गजा का इलाका जो है नॉन मिलिट्री जोन कैसे बनेगा, इसराइल की आर्मी वहां से कब तक चली जाएगी और हमास कब तक डिसार्म होगा। ये तमाम मोडेलिटीज तय होनी है। और आखिरी बात कि जनवरी बहुत अहम है, क्योंकि जनवरी में नेतन्याहू अमेरिका जा रहे हैं और वहां उनकी ट्रंप साहब से मीटिंग होगी जहां इस पूरे पीस एग्रीमेंट के सेकंड स्टेज पे बात की जाएगी। तो अभी जरा धीरज रखिए, ना हमारे यहाँ कोई बगावत होने जा रही है, ना हम आईएसएफ का हिस्सा बने हैं और ना हमारे यहाँ अवाम इसके खिलाफ सड़कों पर निकल आए। ठीक है, ठीक है। आपने देखिए, मैंने आपको बिना बीच में टोके आपकी सारी बातों को बखूबी एक एक पॉइंट के साथ में सुना, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी ज़रूर दुरुस्त करना चाहिए था, बताना चाहिए था कि इस बीच
जितनी मुलाकातें हुई अमेरिका की और बाकी पाकिस्तान की, दूसरी इससे भी, उसमें भी बार बार ये चर्चा होता रहा। इससे भी इतर अभी आसिम मुनीर जब जाएंगे और अगर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि आपको अपनी फोर्स को भेजना है 20,000 लड़ाके या 2,000 लड़ाके या 500 लड़ाके या 20 लड़ाके अगर भेजना है, तो क्या आसिम मुनीर मना कर पाएंगे? और दूसरी बात ये, मैं यही सवाल जो है ब्रिगेडियर से पूछना चाह रही हूँ विनोद दत्ता जी से। विनोद दत्ता जी, यहाँ पे हालांकि अभी स्पेकुलेशंस यहाँ पर करार दे रहे हैं हुसैन जावेद, लेकिन ये आप और वो भी बखूबी जानते हैं कि ये कितना ज़्यादा ये कहा जाए कि बड़ा सेंसिटिव हिस्सा हो जाता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बाद में ऐसा कोई ऑप्शन है आसिम मुनीर के सामने कि वो मना कर पाए कि नहीं, हम फिलिस्तीन के खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे, अमेरिका की तरफ का से ये जो आदेश दिया जा रहा है हमें वो बिल्कुल स्वीकार नहीं है? क्या इस कंडीशन में है पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान जिस सूरत हाल में है वो बिल्कुल इस पोजीशन में नहीं है कि अमेरिका का जो मैंडेट है या डिक्टेट है उसको वो नकार सके, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका के उसके फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, उसके स्ट्रेटेजिक ऑब्लिगेशंस हैं, और जिस मुश्किल वक्त से पाकिस्तान गुजर रहा है उसमें अगर कोई मतलब मसीहा नजर आता है तो वो अमेरिका है। रही बात, मैं जावेद साहब के बात से इत्तेफाक रखता हूं कि देखिए, अगर कमांड मिलती है किसी को भी, किसी फोर्स की, तो ये किसी भी मिलिट्री लीडर के लिए ये मतलब ये तो एक कहते हैं ना कि इट्स अ प्रिविलेज, तो इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरह से पाकिस्तान में लोग विरोध कर रहे हैं इस डिप्लॉयमेंट को लेके, जिस तरह से पाकिस्तान और फिलिस्तीन के जो रिश्ते हैं उन पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। तीसरी चीज ये है कि जो ट्रुप अवेलेबिलिटी है, आप ये देखिए जो ट्रुप डिप्लॉयमेंट है, अगर आप देखें कि पाकिस्तान किस तरह से खाना जंगी का माहौल है पाकिस्तान में, और आप ये देखिए खैबर पख्तूनख्वा में उनके काफी जो फोर्सेस है वो डिप्लॉयड हैं। आप उनकी डिप्लॉयमेंट बलूचिस्तान में देखिए, उनकी डिप्लॉयमेंट गिलगिट बाल्टिस्तान में देखिए। इन सब चीजों को देखते हुए भारत के खिलाफ भी उन्होंने फोर्सेस को डिप्लॉय किया हुआ है, वो मतलब हर देश करता है। तो इनके पास मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा फोर्स ये अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि देखिए ऐसा होता है इंसर्जेंसी में जाना तो बड़ा आसान रहता है, इट इज लाइक ए क्विक सैंड। जब आप जाते हैं वहां तब पता लगता है कि साहब ये ऑपरेशन कितना कैजुअलिटी इंटेंसिव है, कितना रिसोर्स इंटेंसिव है, कितना इसके अंदर आपको अपनी जो माली हालत है उसके ऊपर भी थोड़ा सा आपको स्टेबलाइज होना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं सर। और लेकिन संजीव मलिक जी, मुझे इस बात को जरा समझाइए, क्योंकि पाकिस्तान का ही एक अखबार है जिसकी तरफ से, पाकिस्तान के मीडिया के हवाले की तरफ से अगर मैं बात करूं, तो उनकी तरफ से बड़ा दावा किया गया था, डिप्लोमेटिक सूत्रों ने ये कहा है कि 3500 सैनिकों को गाजा भेजने की तैयारी पाकिस्तान कर रहा है। और जिस तरह से तमाम, इसके पहले भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। देखिए, यहाँ पे दो परिस्थितियां हैं सर। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जरूर पाकिस्तान भी चाहेगा कि वो बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बने, क्योंकि अपने आप में ये बड़ा ऐतिहासिक लम्हा होगा कि इजराइल और गाजा के बीच में जो पिछले काफी लंबे वक्त से एक बड़ा कियोस था, वो कियोस को अगर खत्म होता है, वहां पर शांति लौटती है, तो वो अमेरिका तो चाहता ही है कि उसको नोबेल पीस प्राइज मिले। पाकिस्तान भी चाहता है कि एक बड़ा डेंट जो ये कहा जाए आतंकिस्तान के तौर पर उसका रहा है, तो ये उसके पास में मौका है उस डेंट को दूर करने का, इमेज को ठीक करने का। लेकिन सर, दूसरा बड़ा पहलू जो जानकार कहते हैं कि वो इतना आसान होगा नहीं। जिस तरह से गाजा का या हमास का और इजराइल के बीच में एक बड़ी टसल है, वहां पर अगर परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं तो पाकिस्तान के लिए करो या मरो वाली स्थिति हो जाएगी घर के अंदर भी, क्योंकि पहले से ही एक बड़ा विद्रोह यहां पर नजर आता है। फिलिस्तीन को लेकर पाकिस्तान के अंदर बड़े स्तर पर समर्थन है, स्नेह है, प्रेम है, और उसको लेकर लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, बहुत सॉफ्ट सेंटिमेंट्स हैं। अगर इतनी सी भी परिस्थिति इधर हुई तो और भी ज्यादा मुश्किल बढ़ सकती है पाकिस्तान में, ऐसा भी दावा किया जाता है। संजीव मलिक जी सर, प्लीज अपना ऑडियो अनम्यूट कर लें। I'm sorry जी, am I audible now? yes sir। अच्छा नैना मैम, थैंक यू वेरी मच। एंड देखिए, इस बात को समझने के लिए मैं तीन लेयर की बात करूंगा। सबसे बड़ी लेयर कि ओप सिंदूर के बाद जब इजराइल ने अटैक किया ईरान पर, अमेरिका उसके समर्थन में आया
और उन्होंने दावे काउंटर दावे हुए उस टाइम। उसके बाद से मुनीर साहब की हैसियत बढ़ी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट से वहां के प्राइम मिनिस्टर को मुनीर साहब के साथ 2 बार बुलाया गया। इसलिए बुलाया गया कि वहां पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का उनके साथ रिप्रेजेंट, कोई यही नहीं कि मिलिट्री के साथ डायरेक्ट डील हो रही है, तो इसको कवर फायर दिया गया। तो वहां पे ये बात ऑलमोस्ट तय हो चुकी है, जो कि उनको हेल्प दी गई, IMF से निकाला गया, FATF से बाहर किया गया और लोन दिलाया गया। उस टाइम ये बात ऑलमोस्ट तय हो गई थी कि इजराइल और गाजा, ईरान, इस ट्रायंगल के बीच पाकिस्तान को लाया जाएगा। पाकिस्तान को जब लाया जाएगा तो पाकिस्तान की रोल यही रहेगा कि जो वहां पर, देखिए आज की डेट में जो सारा संघर्ष गाजा यानी इजराइल और हमास के बीच में है, वो एक उनकी एग्जिस्टेंस को लेकर है, इजराइल के, जिसको कि ये सारे कंट्री कहते हैं कि इजराइल को एग्जिस्ट करने का अधिकार ही नहीं है। इसके बीच में आता है पाकिस्तान को लाने का मकसद ये है कि जो वहां की जो जितनी डर्टी जॉब्स हैं जो हमास के खिलाफ है, उसके वहां पे पाकिस्तान को पिच इन किया जाएगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को देर सवेर उनकी फोर्स का, जिसको नाम चाहे आप जो दे लो, यूनाइटेड नेशन फोर्स, पीस की फोर्स, बोर्ड ऑफ समथिंग, वो कहने का मतलब है इनको पिच इन किया जाएगा। और ये डर्टी जो पाकिस्तान की, वहां के मुनीर साहब ने स्वीकार कर लिया है, क्योंकि उन्होंने पैसे पकड़ लिए हैं और जो उनको मिला है ये रोल, ये इतना आसान नहीं होगा। आपने बिल्कुल सही कहा आपके उसमें कि ये जो कहने वाले हैं, क्योंकि इसका रिलीजियस एस्पेक्ट है। पाकिस्तान के अंदर अभी जो वहां पे तकरीबन 300 आदमी मारे गए लद्दाख के, उसका विरोध क्या था? विरोध यही था कि आप इजराइल की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर अपने क्यों रखना शुरू कर दिया है, और वहां का आंतरिक विरोध धार्मिक आधार पर इतना ज्यादा होगा, ये पाकिस्तान को करना पड़ेगा। अब मैम इसी से मैं एक और डोट जोड़ता हूं। जी जी, देखिए ये सब चीजें जोड़ते हुए नैना मैम, वहां पर जो संविधान संशोधन 27वां आया, वो इसलिए आया कि मुनीर साहब को इतनी पावर दी जाए कि अगर कोई चीज उठे तो वो उसको कुचल दे, अपने मनमाफिक तरीके से डील करे, और उनके खिलाफ ना ही कोई किसी मानवाधिकार कोई केस चला सकता, ना ही वहां का सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट में उनके खिलाफ कोई आदमी जा ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब है कि वो अपने हिसाब से सिचुएशन को क्रश करने के लिए स्वतंत्र होंगे। अब आते हैं इस पर मैम, इस पर अमेरिका का। देखिए अमेरिका के लिए तो बहुत विन विन सिचुएशन है। अमेरिका को वहां पे लगातार अपना सपोर्ट भेजना पड़ता है, अपने वहां पे कैरियर्स भेजने पड़ते हैं, हथियार लगातार देना पड़ता है, और जब बीच में हमास के बीच में एक मुस्लिम कंट्री की दीवार खड़ी करने की कोशिश करी जाएगी या करी जाएगी, तो कोशिश क्या कर ही दी जाएगी, तो हमास डायरेक्ट फाइट में आ जाएगा पाकिस्तानी आर्मी की। अगर उसने हथियार नहीं गिराए तो उसके एक बहुत बड़ा उसका एक स्कोप होगा पाकिस्तानी आर्मी के हमास के हथियार ले डाउन करवाना। हमास करेगा नहीं करेगा, इसके खिलाफ एक और एंगल जुड़ जाता है यहां पर, ईरान का एंगल। ईरान इस बात को कभी नहीं चाहेगा कि इजराइल के खिलाफ जो वहां के जो हमास है, दूसरे ग्रुप्स हैं और बाकी लोग हैं, यानी इवन हूती भी उनसे लिंक्ड हो जाता है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि ये लोग हथियार डालें, क्योंकि वो उसके ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हैं। हमास, हूती और हिजबुल्ला ईरान के प्रॉक्सीज होते हैं। ईरान उनके थ्रू अपने डर्टी जॉब्स कराता है। तो क्या पाकिस्तान इस पूरे ताने बाने को झेल पाएगा? क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी को ही ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। पाकिस्तान की आर्मी मेन कंपोनेंट होएगा इस फोर्स का, मेन कंपोनेंट, इसमें कोई शक ये सब चीजें देखते हुए उनके आंतरिक हालात को क्रश करने के लिए ये 27वां संशोधन यहां से मैं लिंक करना चाहूंगा इस तरह से इसको। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, और ये अपने आप में बड़ी बात है। मैं मनोज कुमार जी का रुख करना चाह रही हूँ। मनोज कुमार जी, यहाँ पर एक तरफ हुसैन जावेद जी को लग रहा है कि अभी तो उस चीज का हिस्सा बने नहीं है, लेकिन एक अलग तस्वीर है। अभी मैं कुछ समय पहले एक रिपोर्ट यहाँ पर पढ़ रही थी, तो उसमें यह भी स्पष्ट था कि दरअसल इस पूरी परिस्थिति की पटकथा ऐसा नहीं है कि अभी हाल फिलहाल में क्रिएट करना शुरू हुई हो। कुछ समय पहले एनजीओ का एक प्रतिनिधि दल मार्च में बाकायदा इजराइल में जाता है, वहां पर दौरा करता है हमास की तरफ से, जहां पर हमला किया गया था उस जगह को लेकर भी। और जब इस पर अंदरूनी तौर पर ही पाकिस्तान में सवाल उठाए गए, तो सरकार की तरफ से लीपापोती की जाने लगी कि जानकारी नहीं है या फिर उसका उद्देश्य कुछ अलग है, इन सारी चीजों को लेकर। लेकिन उससे यह भी स्पष्ट हुआ, कई लोगों ने कहा कि सरकार की जानकारी के बगैर कोई प्रतिनिधि दल इजराइल जाएगा ऐसा संभव नहीं है। तो इससे एक दूसरी थ्योरी ये निकल कर आती है कि इसकी पूरी पटकथा, जो अभी हम स्टेबलाइजेशन फोर्स की बात कर रहे हैं या इजराइल के समर्थन की बात कर रहे हैं, अमेरिका के ये कहा जाए कि दबाव की बात कर रहे हैं, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। जी, मैं यहाँ पर बिल्कुल वाज़ेह कर दूं कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की ओर से कोई खबर नहीं आई है कि इनको न्योता दिया गया है 3500
ट्रुप्स वहां डिप्लॉय करने के लिए। ये मैं ये इशाक डार जो साहब जो हैं उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उनका मैं एक वक्तव्य पढ़ रहा था, सुन रहा था, और उसमें उन्होंने बोला है, खास बोला है कि 3,500 ट्रुप्स को भेजने की बात है। आसिम मुनीर के साथ उस पर चर्चा हो रही है, लेकिन पाकिस्तान अब तक इसलिए उसके जो पूरे रूल्स ऑफ द गेम है वो पढ़ना चाहता है, और कभी भी हमास को डीवेपनाइज करने की उसमें रोल में ये पाकिस्तान आर्मी नहीं रहेगी।